गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 9वां अध्याय, जिसका नाम है कहां कहां से पानी। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जानकारियाँ प्राप्त की थी जल के उपयोग के बारे में कि जो पानी है वो हमारे कहाँ कहाँ या किन किन कामों में हम पानी का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी चर्चाएं की थी कि जो ये पानी है वो हमें मिलता कहाँ से है, यानी जो जल के स्रोत हैं उनके बारे में भी हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली थी। बच्चों हमने ये तो जाना कि जल का उपयोग क्या क्या है, जल हमें मिलता कहाँ कहाँ से है, परंतु बच्चों इस जल का संग्रह यानी कि जल को बचाना कैसे है, इसे हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, यानी जल के संग्रहण को लेकर के भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होनी चाहिए। तो चलो बच्चों, आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं जल संग्रह के बारे में कि जल संग्रह के कौन कौन से तरीके होते हैं और ये जो जल संग्रहण हम करते हैं वो हमें क्यों करना है, इसका क्या उपयोग होगा। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमें आज के इस भाग में। तो चलो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं कुछ आसान से अभ्यास प्रश्नों के साथ। देखिए बच्चों, हमसे पूछा है पता कीजिए और बताइए में, मतलब बच्चों हमें कुछ पता करना है और फिर उसे यहाँ पर बताना है। अब क्या पता करना है, तो देखो सबसे पहले हमसे पूछा है आपके गांव और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी हमसे पूछा है कि आपके आसपास गांव में पानी के कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें पानी मिलता है, उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो देखो उदाहरण के लिए जैसे मैं मेरा बताता हूँ, मेरे गांव में नदियों के द्वारा या छोटे जो ताल होते हैं, तालाब से छोटे ताल के द्वारा पानी प्राप्त किया जाता है। तो कितनी आसानी से मैंने बता दिया हमारे आसपास के पानी के स्रोतों के बारे में। अब बच्चों आप भी यहाँ पर बताएंगे कि आपके आसपास कौन कौन से पानी के स्रोत हैं जिनसे आपको पानी उपलब्ध होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपके गांव शहर के आसपास कोई तालाब, झील या बांध हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारियां एकत्र कीजिए। बच्चों सबसे पहले हमसे ये पूछा है कि आपके गांव में या शहर के आसपास कोई ना कोई तालाब होगा, झील होगी, बांध होगी, उसकी कुछ जानकारी आपको इकट्ठा करनी है। अब कौन कौन सी जानकारी इकट्ठा करनी है, तो देखो सबसे पहले हमें पता करना है कि इसका नाम क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, ये लूनी नदी है, ये माही नदी है, ये रामसर तालाब है, ऐसे ही हमें भी पता करना है कि जो हमारे गांव या शहर के आसपास ये तालाब, झील, नदी, नहर, जो भी पानी का स्रोत है उसका क्या नाम है, और वो हम पता करके यहाँ पे लिखेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ, और अगली जानकारी है यह कितना पुराना है, यानी बच्चों ये कितना पुराना है, ये कितने समय पहले से यहाँ पे मौजूद है, उसकी समय अवधि को भी हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी तालाब का निर्माण आज से 200 वर्ष पहले हुआ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि यह 200 साल पुराना है। देखा आपने कितनी आसानी से हमने पता किया और यहाँ पे लिखा है। फिर आगे हमसे पूछा है कि इसे किसने बनवाया है। अगर किसी मानवीय जाति या राजा महाराजा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था तो उनके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। अगर ये प्राकृतिक रूप से ही यहाँ पर हैं, यानी इन्हें किसी ने बनाया नहीं, ये पहले से ही मौजूद है, प्राकृतिक रूप से हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे यह प्राकृतिक रूप से यहाँ पे उपलब्ध है। फिर देखो बच्चों आगे हमसे पूछा है कि इसमें पानी कहाँ से आता है, यानी बच्चों अगर नदी, तालाब, झील, जो भी आपके आसपास पानी का स्रोत है उसमें पानी कहाँ से आता है। जैसे हम कह सकते हैं किसी बड़ी नदी के द्वारा उसमें पानी आता है, या फिर हम कह सकते हैं उसमें भूमिगत जल आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि बारिश का पानी उसके अंदर आता है। तो जो भी पानी की उपलब्धता है उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद में चलते हैं हम आगे, और आगे हमसे पूछा है कि इसके पानी का उपयोग किन किन कामों में होता है। बच्चों पानी के कई सारे उपयोग हैं, परंतु हमारे आसपास जो
तालाब, झील, नदी है उसका पानी का उपयोग हम किन किन कामों में कर रहे हैं उनके बारे में हमें यहाँ लिखना है। जैसे हमारे पास एक तालाब है जिसके पानी का उपयोग हम पीने के लिए और उसके पानी का उपयोग कपड़े धोने के लिए, पशुओं को पानी पिलाने के लिए और पशुओं को नहलाने के लिए करते हैं, तो उन सभी कार्यों के बारे में मैं यहाँ लिखूँगा। ऐसे ही आप भी पता करेंगे कि आपके आसपास के तालाब या नदी, झील के पानी का उपयोग किन किन कामों में हो रहा है उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमसे पूछा है कि इसके पास कौन कौन से मेले, त्योहार आयोजित किए जाते हैं। बच्चों देखा होगा आपने, कई मेले या त्योहार ऐसे होते हैं जिन्हें हम जल स्रोतों के पास में ही मनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा छठ का जो पर्व होता है उस पर महिलाएं पानी के स्रोत के पास में जाकर के ही पूजा करती हैं। तो हमें भी बताना है कि जो हमारे आसपास पानी के स्रोत हैं उन पर कौन सा मेला या कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है और उसकी जानकारी हमें यहाँ पे देनी है। तो देखा बच्चों आपने, हमने हमारे आसपास के वातावरण में, आसपास के परिवेश में मौजूद जल के स्रोत के बारे में कितनी सारी जानकारियां प्राप्त की हैं। तो चलो बच्चों अब हम पता करने वाले हैं कि जो वर्षा जल संग्रहण है या जल का संग्रहण है वो क्यों किया जाना है, क्या यह प्राचीन समय से ही चला हुआ आ रहा है या हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ने वाली है, इन सभी के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, वर्षा जल संग्रहण, देखो बच्चों राजस्थान में जल की महत्ता को समझते हुए राजा महाराजाओं और जन सामान्य ने मिलकर के जल संग्रह के लिए समृद्ध तंत्र विकसित किए थे। ऐसा नहीं कि यह आधुनिक परंपरा है बच्चों, जल का संरक्षण या वर्षा जल का संरक्षण हमारे राजस्थान में प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। इसके लिए जो राजा महाराजा हुए हैं या जितने भी जन सामान्य थे सभी ने मिलकर के एक विशाल जल संग्रहण तंत्र का निर्माण किया था। जो ये विशाल जल समृद्ध तंत्र विकसित किया गया जल को संग्रहित करने के लिए, उसके अंतर्गत देखो क्या किया गया था, इसमें एक या एक से अधिक तालाबों को आपस में नहरों से जोड़ दिया था। मतलब बच्चों ऐसा क्यों किया गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हम मान सकते हैं ये दो अलग अलग तालाब हैं, इनको जोड़ा गया आपस में और साथ ही साथ बच्चों गुजरने वाली नहर से भी इन तालाबों को जोड़ दिया गया। अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला था, देखो जैसे बारिश होगी, ज़्यादा पानी आएगा, नहर के माध्यम से पानी बहने लगेगा। जब नहर का जल स्तर ज़्यादा हो जाएगा तो जो अतिरिक्त पानी है वो नंबर 1 वाले तालाब में आना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद में जैसे ही नंबर 1 तालाब भर जाएगा तो पानी चला जाएगा नंबर 2 वाले तालाब में और एक एक करके जो जितने तालाब इस नहर से जुड़े हुए हैं वो अतिरिक्त जल की उपलब्धता होने पर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो देखो एक एक कर सभी तालाब वर्षा जल से भरते, उसके बाद उस क्षेत्र से पानी बाहर निकलता था। जैसा मैंने आपको बताया ना, नहर में पानी ज़्यादा आया तो पहले नंबर वाला तालाब भरेगा, फिर वो भरेगा तो ही पानी दूसरे तालाब में जाएगा। यानी एक एक करके जितने भी तालाब उस नहर से जुड़े होंगे वो भरते चले जाएंगे। और इसी तरह बच्चों जो घरों में भी वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। प्राचीन राजस्थान में जो घरों की छतें होती थी उनका निर्माण कुछ इस प्रकार किया जाता था कि पाइपलाइनों के द्वारा जो बारिश का पानी था उसे किसी बनाए हुए ज़मीन में भूमिगत टांके या जो टैंक होता है ना उसके अंदर उतार लिया जाता था। तो हम कहते हैं कि इसी तरह घरों में भी वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। तो हमने जानकारियाँ प्राप्त की है वर्षा जल संग्रहण से हमारे राजस्थान में जो प्राचीन संस्कृति है उसमें क्या क्या योगदान रहा है। यानी प्राचीन समय से ही वर्षा जल संग्रहण हमारी पहली प्रमुख आवश्यकता रही है। आगे देखो बच्चों, आगे हमें वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए। हमें क्यों करना है वर्षा जल का संग्रहण, क्यों बच्चों क्यों करना है? क्योंकि अगर बच्चों हम इस बारिश के जल को संग्रहित करेंगे तो हम आने वाले समय में इस पानी का उपयोग हमारी आवश्यकताओं के लिए कर सकते हैं। पानी बचाना जरूरी है ना, अगर पानी ही नहीं होगा तो हम हमारे दैनिक कार्य कैसे कर पाएंगे? नहाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब कार्य कैसे संपन्न हो पाएंगे? इसीलिए हमें वर्षा के जल का संग्रहण
करना चाहिए। और देखो बच्चों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि वर्षा जल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भूमि के अंदर पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जितना ज़्यादा पानी भूमि में जाएगा उतना ही भूमिगत जल का स्तर बढ़ जाएगा। अब भूमिगत जल का स्तर बढ़ चुका है, पर ये पानी का जो संरक्षण हम कर रहे हैं बारिश के पानी का, इसकी क्या प्रोसेस है, इसको कैसे संग्रहित किया जाता है वर्तमान में, उसको भी देखते हैं। तो बच्चों यहाँ इमेज को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं छत पे, दिख रहा है ना सभी को। इस छत पे आया ये बारिश का पानी, और फिर देखो बच्चों यहाँ पे लगाए हुए हैं पाइप्स। इन पाइपों के द्वारा ये पानी इकट्ठा होकर के एक पाइप के माध्यम से हम देख पा रहे हैं इस फिल्टर टंकी में चढ़ाया जाता है, और फिर यहाँ से पानी, जो अतिरिक्त पानी है, यानी टंकी को भरने के बाद में जो अतिरिक्त पानी होगा उसे भूमिगत टांके में उतार दिया जाता है। इससे बच्चों क्या होगा, इससे जो भूमिगत जल का स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो बच्चों हमने ये जानकारियां प्राप्त कर ली कि जो भूमिगत जल का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए ही हमें वर्षा जल संग्रहण करना है, ताकि हम पानी का उपयोग हमारी भविष्य की आवश्यकताओं में कर सकते हैं। अब बच्चों हमारे मन में ये सवाल भी तो आता है ना कि वर्षा का जल के संग्रहण को हमें इतनी महत्ता देनी ही क्यों है, यानी वर्षा के जल को संग्रहित करना ही क्यों है, और ये संग्रहित किया हुआ जल हमारे क्या काम आने वाला है। तो देखो बच्चों, पानी का संरक्षण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, तो देखो आजकल पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। देखा होगा ना आपने, कई क्षेत्रों में पानी के संकट की समस्याओं के बारे में हम रोज सुनते हैं कि वहाँ पर जल की कमी हो गई, वहाँ तो पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा। ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्योंकि जो पीने का पानी है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ देखो बच्चों, वृक्षों की कटाई व पानी के दुरुपयोग से पानी की कमी होती जा रही है। हमने जाना था वृक्षों की कटाई के बारे में पिछले अध्याय में, जहां हमने वृक्षों की महिमा पढ़ी थी, वहां हम समझ पाए थे कि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो बारिश की कमी होगी, और बारिश की कमी होगी तो जल की कमी सुनिश्चित है। इसीलिए कहा गया है कि वृक्षों की कटाई से और पानी के दुरुपयोग के कारण, आपने देखा होगा कई व्यक्ति शेविंग करते समय या टूथब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हैं, या फिर अपने वाहनों को सीधा पंप फव्वारे के द्वारा धोते हैं, स्नान करते समय शावर का प्रयोग करते हैं। तो ये सब वो कारण है बच्चों जिनके द्वारा पानी का दुरुपयोग होता है। तो वृक्षों की कटाई व पानी के दुरुपयोग से पानी की कमी होती जा रही है। इसीलिए हमें पानी की कमी को पूरा करने के लिए बारिश के पानी को संग्रहित करना चाहिए एवं वृक्ष लगाने चाहिए। तो बच्चों अब आप समझ सकते हैं ना कि पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो पीने के पानी की कमी हो चुकी है उसको पूरा करने के लिए और भविष्य में जल का उपयोग हम कर पाएं, इसके लिए हमें इस जल को संरक्षित करना पड़ेगा। तो देखा बच्चों आपने, वर्षा जल संग्रहण हमारे लिए कितना आवश्यक है, और ये पानी है इसका संरक्षण अगर हम नहीं करते हैं तो भविष्य में हमारे सामने पेयजल का संकट उपलब्ध हो जाएगा। तो चलो बच्चों अब अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। पता कीजिए और लिखिए में। तो देखो बच्चों, हमसे पहला प्रश्न पूछा है कि वर्षा जल के प्रवाह क्षेत्र में आए नालों नहरों को रोकने से क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों पहला तो हमें यह पता होना चाहिए कि वर्षा जल का प्रवाह क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहां से बारिश का पानी बहता हुआ जाता है, चाहे वो नाले हों नहरें हों। अगर हम इनको रोक देंगे, उनको बंद कर देंगे, अतिक्रमण कर लेंगे, उस जगह पे हम कोई निर्माण कर देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो बच्चों, हम कैसे कह सकते हैं कि वर्षा जल के प्रवाह क्षेत्र में आए नालों नहरों को रोकने से बाढ़ के हालात बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, मानो ये प्रवाह क्षेत्र है, उसमें हमने पक्का निर्माण करके उसको रोक दिया, अतिक्रमित कर दिया, तो बच्चों क्या होगा, पानी को तो निकलना है, वो किसी दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो जो रहवासी क्षेत्र हैं जहां मानव रहते हैं वहां प्रवेश कर जाए, और उन क्षेत्रों में कौन से हालात बनेंगे, बाढ़ के हालात बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वर्षा जल के प्रवाह क्षेत्र में आए नालों नहरों को रोकने से बाढ़ के हालात बन सकते हैं। और आगे देखिए बच्चों, क्या आपके आसपास कोई बड़ा तालाब या बांध है। तो बच्चों फॉर एग्जांपल मैं मेरा बताता हूं, आप पता करके अपना बताना। तो देखो बच्चों, हाँ
हमारे आसपास एक बहुत बड़ा तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है बच्चों हमारे आसपास, जो बारिश के समय पानी से भर जाता है और हम उसमें खूब मस्तियाँ करते हैं, पर हम सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। फिर बच्चों आगे हमसे प्रश्न किया है कि इससे कितने तालाब या नाड़ी जुड़े हैं। नाड़ी मतलब बच्चों पानी का छोटा स्रोत, जो नहरों से काफ़ी छोटा होता है, उसे हम नाड़ी कहते हैं। तो हमसे पूछा है कि इस तालाब से या इस स्रोत से आपके कितने तालाब या नाड़ी जुड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे आसपास जो तालाब है उससे 2 नाड़ी जुड़ी हुई हैं। आपके आसपास वाले तालाब से कितने तालाब या नाड़ी जुड़े हुए हैं उनके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। फिर आगे हमसे पूछा है कि इन तालाबों में किस महीने में पानी अधिक रहता है। तो पानी की अधिकता कब होगी, जब आसमान से पानी आएगा यानी बारिश होगी। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि इस तालाब में बारिश के महीने यानी जुलाई और अगस्त के महीने में पानी अधिक रहता है। जब छम छम करके बारिश आती है तो इन तालाबों में पानी की अधिकता हो जाती है। तो देखा कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है क्या अलग अलग तालाबों के पानी का उपयोग भी अलग अलग किया जाता है। यानी बच्चों आपने देखे होंगे कई जगह अलग अलग प्रकार के तालाब होते हैं, कि किसी गांव में 2-3 तालाब होते हैं। तो हमसे पूछा है क्या अलग अलग तालाबों के पानी का भी उपयोग अलग अलग किया जाता है। ऐसा नहीं होता ना बच्चों कि एक तालाब नहाने के लिए, एक तालाब कपड़े धोने के लिए है, ये पशुओं के पीने के लिए, ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि इतने सारे तालाब होना संभव नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नहीं, अलग अलग तालाबों के पानी का उपयोग अलग अलग नहीं किया जाता है। जबकि हम ये भी कह सकते हैं कि सभी तालाबों के पानी का उपयोग सिंचाई के कार्यों में तथा पेयजल की सुविधाओं में किया जाता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो मनुष्य की दैनिक आवश्यकता है उनके लिए भी, पशुओं के लिए या पानी पौधों के लिए, हम सभी के लिए इन तालाबों के पानी का उपयोग करते हैं। तो देखा बच्चों आपने आज के इस भाग में हमने जानकारी प्राप्त की कि जो बारिश का पानी है उसे संरक्षित करना क्यों आवश्यक है। इसको संरक्षित करने के लिए प्राचीन समय से चली आ रही परंपराओं के बारे में भी हमने जाना, और साथ ही साथ हमने ये जाना कि जो पानी है उसको हमें दुरुपयोग नहीं करना है, वृक्षों की कटाई को रोकना है, और हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी को संरक्षित करके भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय में हम इस अमूल्य पानी का उपयोग कर सकें। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।